प्यारे बच्चों, मैं अपने और आपके YouTube चैनल हिंदी स्वरूपा में आप सबों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत ही प्यारी सी कविता पहली बूंद, जिसके कवि हैं गोपाल कृष्ण कौल जी, इस कविता की हम लोग प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। गोपाल कृष्ण कौल जी की लिखी ये पहली बूंद यानी कि बारिश की पहली बूंद पावस ऋतु पर लिखी गई कविता है। चलिए हम लोग इसके प्रश्नोत्तर की ओर चलते हैं। मौखिक प्रश्न में पहला प्रश्न यानी कि क नंबर है, वर्षा की पहली बूंद से धरती की प्रसन्नता किस प्रकार प्रकट होती है? तो धरती की प्रसन्नता किस प्रकार प्रकट होती है? सूखी धरती पर जब वर्षा की पहली बूंद गिरती है तो ऐसा लगता है जैसे मानो अमृत बरस रही हो, उसे नया जीवन दान मिल जाता है। इसके अंदर यानी कि धरती के अंदर सोए बीजों में से अंकुर निकल आते हैं। प्रश्न संख्या ख, वर्षा ऋतु में बादल कैसे दिखाई पड़ते हैं? तो वर्षा ऋतु में कैसे बादल दिखाई पड़ते हैं? आप सबों ने तो देखा ही होगा, काले काले बादल घिर आते हैं। कभी अचानक उसमें से बिजली चमकने लगे, कभी ऐसा लगे कि हाँ मोटी मोटी बूंदें पड़ने लगी, काले बादल इधर उधर उड़ते नजर आते हैं। तो इसका उत्तर हम लोग कैसे लिखेंगे? वर्षा ऋतु में आसमान में छाए बादल घने और काले दिखाई पड़ते हैं। ऐसे लगते हैं मानो समुद्र बिजलियों के पंखों को लगाकर उड़ रहा हो। प्रश्न संख्या ग, आकाश और बादल को किसके समान बताया गया है? तो कविता की पंक्तियां याद कीजिए, क्या था? नीले नयनों नयनों सा यह अंबर, यानी कि अंबर आकाश को नीले नयनों सा बताया गया है। और काली पुतली से ये जलधर, यानी कि बादल को काली पुतली के समान बताया गया है। तो उत्तर कैसे लिखेंगे? आकाश को नीले नयनों के समान और बादल को काली पुतली के समान बताया गया है। प्रश्न संख्या घ, कौन पुनः शस्य श्यामला होने को ललचाई है? कविता की पंक्ति याद कीजिए बच्चों। बूढ़ी धरती शस्य श्यामला बनने को फिर से ललचाई, है ना? तो बूढ़ी धरती शस्य श्यामला होने को ललचाई है। अब हम लोग आते हैं लिखित प्रश्न की ओर। लिखित प्रश्न में सबसे पहला यानी कि क नंबर है, पावस ऋतु में निम्नलिखित में क्या क्या परिवर्तन होते हैं? नंबर 1 में है धरती, नंबर 2 में वायु, 3 में पेड़ पौधे, 4 में पक्षी और 5 में दूब। तो धरती में क्या परिवर्तन होते हैं पावस ऋतु में? चारों ओर हरियाली होती है, धरती हंसती खिलती और निखरी निखरी सी लगती है। वायु क्या होगा? 2 नंबर, वायु में क्या बदलाव आता है? तो वायु शीतल हवा देने लगती है, सुगंधित हवा देने लगती है। नंबर 3 पेड़ पौधे, पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते हैं और प्रसन्नचित होकर लहलहाते हैं। 4 नंबर में पक्षी है, पक्षी खुश होकर चहचहाने लगते हैं और अपनी खुशी जाहिर करते हैं। 5 में है दूब, दूब कैसी हो जाती है? दूब की घास जो होती है मुलायम हरी हरी, तो हरी भरी ऐसी लगती है देखने में मानो हरे रंग की कोई बहुत बड़ी सी चादर बिछी हो। ठीक है। प्रश्न संख्या 2, धरती को बूढ़ी कहने का क्या तात्पर्य है? ठीक है। तो धरती को बूढ़ी क्यों कहा गया है कविता में? तो धरती को बूढ़ी कहने का तात्पर्य है, जिस प्रकार बुढ़ापे में कोई व्यक्ति बूढ़ा हो जाने से कैसा हो जाता है? सुस्त हो जाता है, उसमें तेज समाप्त हो जाता है। तो जिस प्रकार बुढ़ापे में व्यक्ति सुस्त और निस्तेज हो जाता है, ठीक उसी प्रकार प्रचंड गर्मी के ताप के कारण धरती पर चारों ओर सूखा ही सूखा छा जाता है। धरती भी बूढ़े की तरह सुस्त और निस्तेज दिखने लगती है। इसमें आइए अब ग नंबर प्रश्न में। ग नंबर में है, दिए गए अर्थ से संबंधित कविता की पंक्तियों को लिखिए, यानी कि
अर्थ दिया हुआ है। वैसे क्या होता है, प्रश्न में कविता की पंक्ति दे दी जाती है, हमें अर्थ लिखना होता है। यहाँ है अर्थ दी हुई है, हमें कविता की पंक्ति लिखनी है। नंबर 1 में है, सूखी धरती पर वर्षा की एक बूंद अमृत के समान आकर गिरी। इस अर्थ, ये जो अर्थ है किस पंक्ति में है, याद कीजिए। धरती के सूखे अधरों पर गिरी बूंद अमृत सी आकर, है ना, तो यही होगा उत्तर। नंबर 2 में है, नीले नयनों रूपी आकाश में काले बादल काली पुतलियों के समान प्रतीत हो रहे हैं। ये कौन सी पंक्ति का अर्थ है? नीले नयनों सा यह अंबर, काली पुतली से ये जलधर, है ना। अब चलिए घ नंबर, पठित पद्यांश के आधार पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इसमें कविता से उठाया अंश दिया गया है, इससे आपको उत्तर लिखना है, ठीक है। तो पद्यांश आप लोग देख सकते हैं, आपके पुस्तक में होगी पद्यांश, आप लोग देखिए। मैंने इसमें पद्यांश नहीं लिखा है, सिर्फ प्रश्न और उत्तर, ठीक है। तो प्रश्न है, बिजली के परों को स्वर्णिम क्यों कहा गया है? बिजली के परों को स्वर्णिम इसलिए कहा गया है क्योंकि जल से भरे बादलों में बिजली चमकती है। तो जल से भरे बादल में जब बिजली चमकती है तो ऐसा लगता है जैसे बिजली के परों को स्वर्णिम सोने के पंख लग गए हों, इसीलिए ऐसा कहा गया है। अब आइए 2 नंबर, बादल धरती की तरुणाई को कैसे जगा रहे हैं? याद कीजिए, कविता की पंक्ति में क्या है? बजा नगाड़े जगा रहे हैं बादल धरती की तरुणाई। तो क्या होगा उत्तर? बादल धरती की तरुणाई को नगाड़े बजा बजा कर जगा रहे हैं। अब आते हैं 3 नंबर में, अंबर और जलधर की तुलना किससे की गई है? किससे की गई है? नीले नयनों सा यह अंबर, काली पुतली से ये जलधर। तो अंबर की तुलना नीले नयनों से और जलधर की तुलना काली पुतली से की गई है। अब आते हैं हम लोग सही विकल्प चुने। इस प्रश्न पर सही विकल्प चुनना है हमें। इसमें 3 प्रश्न है। तो पहला प्रश्न यानी कि क नंबर में है, पहली बूंद के धरा पर आने का क्या प्रभाव पड़ा? इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला है, चारों ओर कीचड़ भर गया। दूसरा, सड़कों पर पानी भर गया। तीसरा, अंकुर फूट पड़े। चौथा, ठंडी हवा बहने लगी। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा 3 नंबर, अंकुर फूट पड़े। ख नंबर में आते हैं, वसुंधरा की रोमावली किसे कहा गया है? कविता याद कीजिए। वसुंधरा की रोमावली सी हरी दूब पुलकित मुस्काई, है ना। तो ख नंबर में होगा हरी दूब को, यानी कि 2 नंबर। ग प्रश्न देखिए, पहली बूंद के धरा पर आने से बूढ़ी धरती के मन में क्या इच्छा उठी? तो बूढ़ी धरती के मन में क्या इच्छा उठी थी? शस्य श्यामला बनने की। अब इसका 1 नंबर में है प्यास बुझाने की, ये उत्तर नहीं होगा। 2 नंबर में है आंसू बहाने की, ये भी गलत है। तीसरा में है शस्य श्यामला बनने की, ये उत्तर सही है। ठीक है, चौथा है नाच उठने की, ये भी गलत है। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद मैं अगले अध्याय का प्रश्नोत्तर लेकर आऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।